हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम अम्ल, अक्षारक एवं लवण के अभ्यास के प्रश्न करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हमने उसके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए थे, और आज हम करने वाले हैं इनके अभ्यास के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। यानी कोई लिटमस पत्र है हमारे पास और उसको जो है विलयन जो है वो लाल से नीला कर देता है। याद कीजिए, लाल से नीला करता था, तो वो क्या होगा? एक क्षारीय विलयन होगा। क्षारीय विलयन क्या होता है? जो जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन में 7 से ऊपर पीएच मान किसका है? डी ऑप्शन का है 10। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीले को लाल जो करता था वो कहलाता था अम्लीय विलयन, और जो लाल को नीला कर दे वो कहलाता है क्षारीय विलयन। अम्लीय होता तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे, फिर ये देखना पड़ता कौन सा ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि जो हमारे अम्ल होते हैं वो भी 2 प्रकार के हैं, प्रबल और दुर्बल अम्ल, क्योंकि उनको जब कंपेयर किया जाता है तब देखा जाता है। और उसी प्रकार हमारे अक्षारक होते हैं, प्रबल अक्षारक और दुर्बल अक्षारक। अब यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इसका 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। एक विलयन है जो जिसकी किससे अभिक्रिया करवाई जाएगी? उस विलयन में क्या डाला जाएगा? एक अंडे के पिसे हुए कवच, जो उसका कवच होता है, उसको डाला जाएगा तो एक गैस उत्पन्न होती है और चूने के पानी को दूधिया कर देती है। चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। तो विलयन में क्या होगा? तो उस विलयन में क्या था? अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो अंडे के पिसे हुए कवच में क्या होता है? उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट उसमें है, और इसमें से जो उसका विलयन है वो कैसा हो जाएगा? वो दूधिया हो जाएगा, यानी सफ़ेद कलर हो जाता है। तो याद कीजिए, मैंने आपको एक ऐसी रासायनिक समीकरण करवाया था, क्योंकि रासायनिक जो हमारे समीकरण हमने पढ़े थे इस चैप्टर के, उसमें मैंने आपको बताया था एक ऐसी समीकरण जिसमें आपको ये देखना था कि जब कोई भी हमारा एक जो कोई भी एक कंपाउंड होगा, यौगिक होगा, उसमें हम अगर कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो दूधिया हो जाता है, और बाद में फिर से उसका कलर जो है सही हो जाता है। तो वो क्या था आपका? उसमें हम अम्ल डालते थे, क्योंकि सारी की सारी रासायनिक समीकरण हमने अम्ल के बारे में पढ़े हैं। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट में क्या डाला गया होगा? अम्ल डाला गया होगा। अब अम्ल देखिए, यहाँ पर NaCl है। NaCl क्या है आपका? NaCl तो एक क्या होता है? साल्ट होता है, यानी कि आपका एक लवण होता है। ये तो हो नहीं सकता। HCl आपका एक अम्ल है, ये हो सकता है। लिथियम क्लोराइड भी आपका क्या है? एक लवण है। और जो पोटेशियम क्लोराइड है वो भी क्या है? लवण है। तो यानी सिर्फ क्या आएगा इसमें? HCl डाला गया होगा, क्योंकि अम्ल डालेंगे तभी तो इस कैल्शियम कार्बोनेट में अम्ल डालेंगे तभी क्या होगा? तब ये बदल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस हाइड्रोजन H2O में। तो यहाँ पर इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही उसका कलर जो था वो दूधिया हो गया था। और फिर हमने इसका टेस्ट भी किया था कि कैसे पता चले कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि इसके कारण उसका जो कलर था उस विलयन का वो दूधिया हो जाता है। और उसके बाद फिर अगर उसमें से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहते हैं तो दूधिया के बाद वापस से ही उसका कलर ठीक हो जाता है। तो उससे पता चल जाता था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकल रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। कि अगर NaOH का विलयन ले लिया 10 ml का, यानी कि 10 मिलीलीटर, और अगर 8 ml का हमने ले लिया HCl, और अगर उनको मिक्स करें तो हमारा वो उदासीन हो जाएगा, क्योंकि अम्ल और अक्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीन हो जाते हैं। अब कहता है कि यदि हम NaOH के उसी विलयन को डबल कर दें, यानी 20 ml कर दें, 10 ml से कितना कर दिया? 20 ml। तो इसे उदासीन करने के लिए HCl को अब कितना लेना पड़ेगा? HCl का विलयन कितना हो? जाहिर सी बात है कि जितना, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर सेम अनुपात होना जरूरी है। अनुपात बराबर हो तभी वो क्या हो सकते हैं? वो आपस में जो है उदासीन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि
एक H पॉजिटिव दूसरा OH नेगेटिव, दोनों मिलके H2 बनाने के जल बना लेंगे। अगर ज़्यादा H पॉजिटिव रह गए तो अम्लीय कहलाएगा, ज़्यादा OH नेगेटिव रह गए उस विलयन में तो क्षारीय कहलाएगा। लेकिन सारे ही अगर उस उदासीन हो गए, अगर अभिक्रिया करके लवण और जल बना लिया तो उदासीन हो गए। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको डबल करना पड़ा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम HCl को कितना कर देंगे, डबल, यानी 8 ml का डबल कितना हो जाएगा, 16 ml, यानी डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा 10 ml NaOH और 8 ml HCl, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे दोनों के दोनों जो है लवण और जल बनाएंगे, क्योंकि ये उदासीन हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये डबल कर दिया 20 ml NaOH, तो HCl कितना लूं, HCl कितना लेना पड़ेगा, इसका डबल लेना पड़ेगा, 16 ml लेना पड़ेगा। अनुपात निकाल के देख लीजिए, दोनों जगह ही सेम आएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर HCl होगा वो डबल लिया जाएगा, 16 ml। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच यानी जो पचा हुआ न हो। जैसे हम बहुत ज़्यादा जब खाना खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो बनाता है स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर। तो होता क्या है कि इतना ज़्यादा आपका HCl अम्ल बन जाता है उस इतने सारे खाने को पचाने के लिए, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अपच यानी कि आपका अपच भोजन रह जाता है। उस कारण हम क्या करते हैं, उस HCl को शांत करने के लिए, उस HCl के प्रभाव को कम करने के लिए हम एक अक्षार का उपयोग करते हैं। और वो अक्षार क्या कहलाता है, एंटीएसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटीएसिड कहलाता है। एंटी का मतलब होता है उल्टा, एसिड जो एसिड का अपोजिट क्या करे, अभिक्रिया कर सके। और ये जैसे हम लेते हैं इनो जो होती है वो भी एक एंटीएसिड है, हम उसका उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, हम एक एंटीएसिड का उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखना है और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखना है। देखिए सभी में आपने क्या करना है, पहले तो शब्द समीकरण जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल पे जाके देख सकता है। तो वहां पर मैंने आपको करवाया था कि शब्द समीकरण कैसे लिखते हैं, और फिर उनसे आगे चल के हमने सिंबल से यानी कि उनके संतुलित समीकरण कैसे बनाए थे, रासायनिक के समीकरण जो है वो कैसे लिखे थे। देखिए तो ए हमारा ऑप्शन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए तनु, देखिए दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया है, तनु और एक क्या होता है हमारा, जो हमारे एक तो होते हैं तनु होते हैं, यानी जिसमें हमारी क्या होती है, एक तो वो विलयन होता है जिसमें हमारी जो अम्ल होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है। ठीक है, और एक वो विलयन होता है जिसमें हमारी जल की मात्रा ज़्यादा और अम्ल की मात्रा कम होगी, यानी एक ज़्यादा एक कम होगा, एक ज़्यादा एक कम होगा। ठीक है, सांद्र होगा, कंसंट्रेटेड जिसको बोलते हैं, डाइल्यूटेड जिसको बोलते हैं। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, दानेदार जिंक के साथ उसकी अभिक्रिया करवानी है। तो क्या हो गया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस दानेदार जिंक मिलकर क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे बता पाते हैं, हम देखने से ही कैसे बता पाए। देखिए अब हम लिखते हैं समीकरण, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, मैंने बताया था, और प्लस में दानेदार जिंक का मतलब हमने जिंक डाल दिया, जैसे हमने प्रखनली ली थी उसमें जिंक डाला था, अम्ल लिया था, वो आपको अगर याद हो तो उसमें क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस आपकी निकल कर आई थी, उसके बबल्स बने थे और हमने उसके ऊपर मोमबत्ती को रख दिया था, उससे पता चल गया था। और क्या बना था साथ में, उसका एक लवण बन गया था। तो क्या होगा, जब ऐसा होगा तो ये सल्फेट किसके साथ जुड़ जाएगा, जिंक के साथ। तो ये हमारा जिंक का तो बन जाएगा सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक जो है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में, संतुलित है, आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें दिया गया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या होगा देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम, क्या होगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम का बनेगा क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैसे? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लिखते हैं HCl से, मैग्नीशियम हमारा हो जाएगा Mg, और जैसे ही अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है, हर बार हम ये देख रहे हैं, देखिए ऊपर वाले में भी कैसे पता चला था, क्योंकि धातु जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है ना, तो क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस निकालेगी और लवण बनेगा, लवण बन गया हाइड्रोजन गैस। धातु है, अम्ल के साथ अभिक्रिया है, तो वही बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही H2, और लवण बन जाएगा इसका MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का। अब इसको हम जो है बराबर कर सकते हैं, H2 है Cl2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, बाकी हमारा बैलेंस है। ठीक है, सी देखिए, अब सी पार्ट में हमें क्या दिया गया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, एल्यूमिनियम चूर्ण है और अभिक्रिया करनी है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्यूमिनियम क्या होगा, यहां भी आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम हमारी एक धातु होती है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा एक अम्ल है, तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनाएगी। लवण क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम का सल्फेट बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, और प्लस में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, प्लस में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा हो जाएगा H2SO4, एल्यूमिनियम के लिए Al, और जैसे ही अभिक्रिया हुई यहाँ पर हमारा बना Al2SO4 थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस H2। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट के ऊपर आवेश होता है -2 का, और एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 का। 3 वाले की मल्टीप्लाई सल्फेट से, 2 वाले की मल्टीप्लाई एल्यूमिनियम से, ऐसे नीचे, तो ये हमारा बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। अब हम अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो कैसे होगा, हमें दिख रहा है एल्यूमिनियम यहाँ पर हमारा 2 है, तो यहाँ एल्यूमिनियम 2 हो जाएंगे। ठीक है, SO4 हमारे 3 हैं, तो यहाँ 3 हो जाएंगे। SO4 3 हुए, तो यहाँ पर हमारा H2 जो है वो कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं हमारा सारा जो है वो सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी हमारा पार्ट दिया गया हमें, डी में हमें क्या दिया गया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया। हमें दिया गया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लौह, यानी लोहे की कोई भी हमें चीज़ दी गई है, तो इससे होगा क्या, इससे हमारा बनेगा, लोहे को हम लिखेंगे क्योंकि केमिकल नेम के साथ लिखना होता है हमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयरन। क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड, और प्लस में वही निकलेगी हाइड्रोजन गैस।
क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमारा आयरन एक धातु है, लोह एक धातु है, और ये हमारा एक अम्ल है। तो HCl प्लस आयरन के लिए यानी लोह के लिए होता है Fe, और जैसे ही अभिक्रिया हुई FeCl3 प्लस H2, और हम देख सकते हैं कि क्लोरीन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 6 कर सकते हैं, ताकि क्या हो जाए कि 6 क्लोरीन हो गए, 6 क्लोरीन है तो हम यहाँ गुणा कर सकते हैं 2 से, 2 आयरन हो गए तो यहाँ भी 2 से, हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ 3 से, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। सभी में हमने सिर्फ ये देखा कि अम्ल जो है वो हर बार एक जो है धातु के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब केमिकल इक्वेशंस हमने की थी, जब रासायनिक समीकरण किए थे, कि जब भी आप अभिक्रिया करें, अभिक्रिया को देखें, तो उसमें ये जरूर देखना कि हमें किसकी अभिक्रिया किसके साथ करनी है और आपको कौन सी अभिक्रिया याद आती है। क्योंकि उसकी एक जनरल इक्वेशन हम हमेशा लिखते थे, जिसमें हम ऐसे लिखते थे कि धातु होगी, प्लस में अम्ल होगा और बनाएंगे लवण, और प्लस में हाइड्रोजन गैस। उससे ही पता चल जाता है धातु बहुत सारी हैं तो कोई सी भी हो सकती है, अम्ल बहुत सारे हैं तो कोई सा भी हो सकता है, फिर हमें बस उनमें क्या निकालना है, लवण और हाइड्रोजन कैसे निकालना, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये था आपके इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है जैसे उसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, अल्कोहल है उसका भी हमारा C2H5OH होता है। तो इनमें हाइड्रोजन तो है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, यानी इनको अम्ल की तरह नहीं यूज किया जाता, ये अम्ल नहीं होते। इस क्रियाकलाप द्वारा हमें सिद्ध करना है। देखिए, एक क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध करते हैं, आपको दिखाया गया है। जैसे हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लिया, जिस बीकर में हमने यहाँ पर एक कोर्क ले लिया रबर का, और उसमें 2 कील को ऐसे डाल दिया, और उनको एक दोनों कील को अलग अलग से 2 हमने वायर ली, मतलब कि 2 हमने अलग अलग तार ली बिजली की, और उनको आगे चल के हमने क्या कर दिया, एक की यानी स्विच के द्वारा, और एक उसमें बल्ब लगा दिया, और दोनों को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। और सेम काम हमने इसमें किया, एक में हमने इसमें विलयन डाला, जो उस कील के चारों तरफ विलयन डाला, वो डाला हमने तनुकृत अम्लीय विलयन है, और यहाँ पर हमने डाला अल्कोहल का विलयन, या फिर हम डाल सकते हैं जो है ग्लूकोज का विलयन। तो होगा क्या, इस केस में हम देखते हैं कि बल्ब जल जाता है, इस केस में बल्ब नहीं जलता। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि किसी भी विद्युत को प्रवाहित होने के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आयनों की। किसी विलयन में से अगर विद्युत प्रवाहित करवाना है तो आयनों की आवश्यकता होगी। अब इसमें आयन बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो है HCl है वो टूट जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, आपको भी पता है, और जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो H3O पॉजिटिव आयन बना सकता है। ठीक है, उसी के कारण पता चलता है कि वो अम्ल है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ना तो ग्लूकोज के और ना ही अल्कोहल के आयन ही नहीं बनेंगे। अगर आयन ही नहीं बने, तो आयन नहीं बनेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जा सकती है, बिजली तो नहीं जा सकती। तो उस वजह से फिर ये जो बल्ब है ये भी नहीं जल पाता। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे बताते हैं, हमें पूरा सेटअप लिखना होगा कि हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर एक रबर कोर्क के अंदर 2 कील रख दी, दोनों कीलों को एक स्विच व बल्ब के द्वारा एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सेम हमने काम किया दूसरे बीकर में, एक में हमने घोल ले लिया तनुकृत अम्ल, कोई भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्लीय विलयन ले लिया, और एक में हमने ले लिया अल्कोहल का विलयन या फिर ग्लूकोज का विलयन। तो हम देखते हैं कि अम्लीय विलयन वाले केस में स्विच ऑन करते ही बल्ब जल जाता है, लेकिन अल्कोहल और शुगर जो ग्लूकोज वाला है उसमें नहीं जलता, क्योंकि अम्लीय विलयन में आयन होते हैं, जिन आयनों के कारण जो है बिजली जो है उसके अंदर से प्रवाहित हो सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में वो विलयन में H पॉजिटिव आयन देते ही नहीं है। H पॉजिटिव आयन नहीं देंगे तो आयन नहीं हुए तो फिर बिजली भी नहीं हो सकती, यानी विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो अम्लीय विलयन में, कोई भी अम्लीय विलयन में जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल है उनमें हाइड्रोजन होने के बावजूद भी वो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते, यानी अम्लीय नहीं हो सकते। ठीक है, अम्लीय होने का एक ही कारण है कि H पॉजिटिव आयन दिया जाना चाहिए, किसमें, उस
जल के विलयन में, क्योंकि जल के विलयन में हमें पता है कि कोई भी जो अम्ल है वो H पॉजिटिव आयन देगा, अगर नहीं देता तो अम्ल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? आश्रित जल जिसे हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर यानी कि प्योर वाटर, वो हमारा विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। हम उत्तर कुछ ऐसे देते हैं कि आश्रित जल बिल्कुल शुद्ध होता है, जिसके कारण वो कभी भी जो है आयन नहीं बनाता। आयन क्या नहीं बनाता? हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाता। यानी उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वो टूट कर हाइड्रोनियम आयन बनाए, और हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा, H पॉजिटिव नहीं निकलेगा, तो फिर वो क्या कहलाएगा? हमारा जो है अम्लीय नहीं कहला सकता, मतलब वो जो है विद्युत का चालक नहीं कर सकता, क्योंकि विद्युत के चालक के लिए हमें उसमें आयनों की आवश्यकता होती है। लेकिन आश्रित जल के जो अणु होते हैं वो नहीं ब्रेक होते आयनों में, लेकिन वर्षा जल के हो जाते हैं, क्योंकि वर्षा जल में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं जिनके कारण वो अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय अगर हो गया तो जाहिर सी बात है वहां से H पॉजिटिव आयन जरूर निकलेंगे और जो हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे। अगर हाइड्रोनियम आयन बनेंगे तो विद्युत भी प्रवाहित हो जाएगी। तो हम ऐसे बताएंगे, आश्रित जल शुद्ध होता है जिसके कारण यह आयन उत्पन्न नहीं करता, आयन उत्पन्न नहीं करता या आयनों में विघटित नहीं होता, नहीं करता। जबकि अगर हम देखें किसको? वर्षा जल, जबकि वर्षा जल में अनेक अशुद्धियों के कारण वर्षा जल अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण अम्लीय हो जाता है जिसके कारण आयन उत्पन्न होते हैं, आयन उत्पन्न होते हैं, वह विद्युत प्रवाहित करने में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। इसी कारण क्या होता है? आश्रित जल, इसी कारण आश्रित जल विद्युत का चालक इसी कारण आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं कर पाता, जबकि वर्षा जल करता है। तो एक ही बात है इसमें कि जो आश्रित जल है वो आयनों में नहीं बंटता, आयनों में नहीं विघटित होता, जिसके कारण आयन उत्पन्न नहीं हुए तो विद्युत धारा भी नहीं बन सकती। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए आयनों की जरूरत चाहिए किसी विलयन में, क्योंकि हमने लास्ट इसमें क्वेश्चन में देखा था। लेकिन जैसे ही हम वर्षा जल की बात करते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, उसमें बहुत सारे आयन पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट से आती हैं, बहुत सारी अशुद्धियां हो जाती हैं जिनके कारण कार्बोनेट्स के आयन, सल्फेट्स के आयन, बहुत सारे आयन पड़े होते हैं, और उन आयनों के कारण ही वो अम्लीय हो जाता है और H पॉजिटिव आयन निर्मित करता है। उन आयनों के कारण ही फिर क्या होता है? विद्युत प्रवाहित हो सकती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? देखिए क्या दिया गया है
कि जल की अनुपस्थिति में, जब जल ना हो तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं रहता। जब तक जल ना हो तो वो अम्लीय व्यवहार नहीं करेगा। अम्लीय व्यवहार करने का मतलब क्या है कि H पॉजिटिव आयन दे, और H पॉजिटिव आयन वो कब देगा, जब वो जल की उपस्थिति में हो। अगर जल की अनुपस्थिति है, अगर आपने अल्कोहल लिया है या फिर कहीं और देखा है, तो वो H पॉजिटिव आयन कभी नहीं देता। अगर किसी और चीज़ में डाल दिया गया विलयन में, तो H पॉजिटिव आयन कभी नहीं देगा। तो हम ऐसे बताएंगे, क्योंकि जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयन निर्मित करते हैं, वह हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, और अगर हम देखें किसी अन्य विलयन में, किसी अन्य विलयन में अम्ल H पॉजिटिव आयन निर्मित नहीं करते, नहीं करते। इसी कारण हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि जल जो है उसकी उपस्थिति में वो H पॉजिटिव आयन निर्मित करेंगे, और उस H पॉजिटिव आयन से H3O पॉजिटिव आयन बनता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि अकेला अस्तित्व में नहीं रह सकता। फिर हम क्या देखते हैं कि अन्य विलयन को जब देखते हैं तो उनमें ये H पॉजिटिव आयन बनाते ही नहीं है, तो हाइड्रोनियम आयन ही नहीं बनेगा। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो हमारे जल की अनुपस्थिति में जल का जो व्यवहार है, वो अम्ल का जो व्यवहार है वो अम्लीय नहीं रहता। क्योंकि वो अम्लीय तभी बताता है जब वो H पॉजिटिव आयन दे और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करे। वो कब करेगा, जब वो जल के साथ अभिक्रिया करे। जल अनुपस्थित है, यानी जल है ही नहीं, तो फिर वो किसी और के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न हमारा आता है कि 5 विलयनों ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है, यानी पीएच स्केल से, तो पीएच के मान क्रमशः ये आते हैं, यानी आपको दिए गए हैं ABCDE। तो ए का जैसे मान आता है 4, बी का आता है 1, ये 11 हो गया, ये 7 और ये 9। क्यों? क्योंकि अलग अलग विलयन है, 5 विलयन है। तो कौन सा विलयन हमें बताना है, ए केस में जैसे हमें बताना है कौन सा विलयन उदासीन है। उदासीन कौन से विलयन होते हैं, जिनका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि 7 से कम वाले हमारे अम्लीय कहलाते हैं, 7 से ज्यादा वाले हमारे क्षारीय कहलाते हैं। तो 7 वाला होगा, तो 7 वाला कौन है हमारा? डी। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी विलयन। हम लिख सकते हैं डी विलयन हमारा उदासीन होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में देखिए, प्रबल अक्षारीय है। प्रबल, देखिए मैंने बताया था प्रबल और दुर्बल 2 प्रकार के हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, हम कंपेयर कर रहे हैं। जो जितना ज्यादा अक्षारीय है वो उतना प्रबल, जो कम अक्षारीय है वो उतना दुर्बल दूसरे के मुकाबले। तो प्रबल अक्षारीय, देखिए अक्षारीय होते हैं जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो। 7 से ज्यादा वाले कौन कौन से हैं? 7 से ज्यादा है एक तो सी का और एक है ई का, क्योंकि ये 11 और 9 इससे ज्यादा है। लेकिन उसने पूछा है प्रबल अक्षारीय जिसका ज्यादा से ज्यादा हो, वो कितना है? 11 वाला है, क्योंकि 9 वाला तो उससे थोड़ा दुर्बल हो गया। तो हम लिखेंगे इसका हो जाएगा सी विलयन। कि सी विलयन जो है वो हमारा प्रबल अक्षारीय है। उसके बाद हम देखते हैं सी की तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट, प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय का मतलब और भी ज्यादा अम्लीय। अम्ल होता है जो 7 से कम, जिसका पीएच मान हो। 7 से कम वाले हमारे 2 केस हैं। लेकिन जो प्रबल है, जो ताकतवर है और ज्यादा, जिसका जितना ज्यादा पीएच कम उतना ज्यादा प्रबल। तो 4 वाला होगा या 1 वाला? जाहिर सी बात है 1 वाला होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे बी विलयन। बी विलयन जो होगा हमारा वो अत्यधिक प्रबल होगा, अम्लीय। सी के बाद बात करते हैं डी की।
प्रबल अम्लीय, सॉरी दुर्बल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय मतलब अम्लीय तो है लेकिन दुर्बल दूसरे के मुकाबले, तो दुर्बल कौन हो गया, 4 वाला हो जाएगा, उससे थोड़ा ज्यादा वाला, तो यानी हो जाएगा ए विलियन। उसी प्रकार हम देख सकते हैं ई को, दुर्बल क्षारीय मतलब कम क्षारीय, जिसका पीएच मान 7 के आसपास मिलेगा, क्योंकि 7 से जितना ज्यादा जाओगे अक्षारीय उतना ज्यादा, तो दुर्बल कौन हो गया, 11 और 9 में 9 हो गया, तो हम लिख सकते हैं विलियन ई, विलियन। तो ये हो गया इनके बारे में। अब हमें क्या दिया गया है कि पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया पीएच स्केल पे 2 आयनों के बारे में बताया गया है, हाइड्रोजन आयन जो होता है H पॉजिटिव आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH नेगेटिव। तो हमें बताना है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर हमें उसको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब क्या है, यानी कि बढ़ते क्रम में, जिसमें H पॉजिटिव ज्यादा चलते जाएंगे। तो H पॉजिटिव कम किस में होते हैं, जो क्षारीय होगा, उसके बाद ही H पॉजिटिव कहाँ होते थे, लेफ्ट साइड बढ़ते जाते थे, यानी पीएच मान जब घटता जाता था। तो वही करना है हमें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबको घटते क्रम में लिख देंगे, सिर्फ पीएच मान है ये, पीएच मान को घटते क्रम में लिखने का मतलब क्या है, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता के बढ़ते क्रम में, क्योंकि H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच मान घटता है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, 11 आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे कम होगा। उसके बाद हम देखते हैं 11 के बाद क्या है हमारा 9, उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा, 9 के बाद हमारा होगा 7, उसके बाद देखते हैं क्या होगा 4, उसके बाद कितना होगा 1। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में, पहले 11 आएगा फिर 9, क्योंकि यहाँ पर इसमें H पॉजिटिव आयन जो है उसकी सांद्रता बहुत कम है, इसमें उससे थोड़ी ज़्यादा है, इसमें उससे ज़्यादा, इसमें उससे ज़्यादा, और इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्रबल अम्लीय है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। ठीक है, और ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा बी में एसिटिक अम्ल लें, और दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, लेकिन फिर किस नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। देखिए, हमने दिया गया है मैग्नीशियम की बात है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारी एक धातु है और दोनों के दोनों अम्ल है, एक है HCl और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक CH3COOH, COOH। तो इसमें इसके साथ अभिक्रिया, इसमें इसके साथ अभिक्रिया, तो किसमें बुदबुदाहट ज्यादा होगी, बुदबुदाहट उसमें ज्यादा होगी जो ज्यादा अभिक्रिया करेगा, और ज्यादा अभिक्रिया करेगा वो जो ज्यादा अम्लीय होगा। तो हमें पता है कि अम्लीय 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल भी होते हैं और प्रबल भी होते हैं, और हमें पता है ये दुर्बल होता है और ये क्या होता है, प्रबल। ये हमारा क्या है, प्रबल अम्लीय, और ये हमारा दुर्बल अम्ल है। तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम किसके साथ ज्यादा अभिक्रिया करेगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। और बुदबुदाहट उत्पन्न होने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस की बुदबुदाहट उत्पन्न होना, उसी के बाद तो हमने देखा था। तो हम क्या देखेंगे कि हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम जो है हम बताएंगे HCl, यानी कि परख नली ए जो हमारी थी, ए में बुदबुदाहट ज्यादा होगी क्योंकि उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH अम्ल से ज्यादा अभिक्रियाशील है, और वह मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जिसके कारण बुदबुदाहट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, जो ताजा दूध होता है उसका पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। देखिए, हमें पता है दही क्या होती है, खट्टी होती है थोड़ी सी, तो अम्ल बनेगा। तो हम ऐसे लिखते हैं कि दही बनने पर, दही बनने पर ताजे दूध का पीएच मान 6 से घटकर 6 से कम हो जाता है, 6 से कम हो जाता है, जो अम्लीय कहलाता है, जो अम्लीय
कहलाता है। अर्थात दूध से, या फिर हम लिख सकते हैं दही बनने पर, अर्थात दही बनने पर पीएच मान 6 से कम हो जाएगा, वह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। बस यही इसमें कारण है कि जब जो शुद्ध दूध होता है उसका पीएच मान जब 6 है, लेकिन जब हम उसको दही बनाते हैं या कुछ समय के लिए छोड़ भी देते हैं तो दही बनाते समय क्या होता है, उसका पीएच मान घट जाएगा, वो खट्टा हो जाएगा। किस कारण से? उसमें एंजाइम्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से दही जमना शुरू हो जाएगी, और वो जो है उसके पीएच मान को घटाकर 6 से कम कर देंगे। 6 से कम क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है। और इसी कारण से उसमें परिवर्तन क्या आएगा कि वह जो दही है वो अम्लीय, यानी दूध जो है वो अम्लीय बन जाएगा जब दही बन जाएगा तब, और उसका पीएच मान घटकर कितना हो जाएगा? 6 से कम हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? कि वो जब भी क्या करता है, एक ही बात करते हैं कि जब वो ताजा दूध जो होता है उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है जो अक्षारीय होता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? हम लिखेंगे क्योंकि ताजा दूध का पीएच मान 6 होता है, वह समय के साथ यह घटकर 6 से कम हो जाता है, 6 से कम हो जाता है, वह और क्या करता है? अम्लीय बन जाता है, अम्लीय बन जाता है, जो स्वाद में खट्टा होता है। वह खराब हो जाता है, वह खराब हो जाता है। इसी कारण उसमें बेकिंग सोडा जो क्या है, क्षारक के तरह यूज किया जाता है, डाला जाता है ताकि उसका पीएच मान, उसका यानी दूध का पीएच मान थोड़ा बढ़ जाए, वह अम्लीय होने में ज़्यादा समय लगे, वह खराब न हो। ये उसका कारण होता है कि जो हमारा दूध होता है उसमें बेकिंग सोडा मिलाने का सिर्फ यही कारण है कि उसका, अगर उसको यूं का यूं छोड़ दिया जाए तो कुछ समय के बाद वो जल्दी ही इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन अगर बेकिंग सोडा मिला दिया जाए तो उसका पीएच मान थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसके बाद उसका पीएच मान 6 से कम होने के लिए, अम्लीय बनने के लिए उसको ज़्यादा समय लगता है और वो ख़राब भी नहीं होता। इसी कारण जो है कोई भी जो ग्वाला होता है वो ताज़े दूध में बेकिंग सोडा जो है मिला देता है। बी पार्ट की बात करते हैं। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है?
बस इसी में हम लिख सकते हैं बी पार्ट में, क्योंकि जो हमारा क्या था, बेकिंग सोडा मिलाने पर वो एक क्षारक होता है जिसके कारण उसका पीएच मान बढ़ जाता है और इसी कारण से दही बनने में उसको ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि वह इतनी आसानी से अम्लीय नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हम अगला देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। आर्द्ररोधी बर्तन का मतलब है कि जिसमें नमी ना हो, क्योंकि इसका मेन कारण क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल होता है जल का, ये होता है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जैसे ही मान लिया हमने किसी भी आर्द्र यानी कि थोड़ी आर्द्रता वाले किसी भी बर्तन में रख दिया जिसमें जल होगा, तो वहां से वो क्या करेगा, वो जल के एक और आधे अणु को लेकर कैल्शियम सल्फेट और दो मॉलिक्यूल यानी दो अणु H2O के, जिसको हम नाम देते हैं जिप्सम, बना लेता है। इसी कारण पीओपी से जिप्सम ना बन जाए, इसी कारण हम क्या करते हैं, पीओपी पीओपी ही रह जाए, तो हम क्या करते हैं, आर्द्ररोधी बर्तन में उसको डालते हैं जिसमें नमी नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता वाले बर्तन में जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण कर लेता है, इसी कारण से हम उसको आर्द्ररोधी बर्तन में डालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभी हमें बताना है, तो कौन सी अभिक्रिया थी, जब अम्ल एवं अक्षार, अम्ल एवं क्षारक आपस में, अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, जिसे उदासीनीकरण जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मान लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारा और प्लस में NaOH हमारा अक्षारक है, ये हमारा अक्षारक है और ये हमारा अम्ल है। जैसे ही दोनों अभिक्रिया करते हैं तो NaCl प्लस H2O लवण और जल का निर्माण होता है और हम कह सकते हैं ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और अक्षारक परस्पर अभिक्रिया करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे और लवण और जल बना देते हैं और वो कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है यहां से, धोने का सोडा, धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा दोनों के कोई भी दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं धोने का सोडा के उपयोग। इसके उपयोग लिखते हैं, पहला, ये जो होता है ये ज्यादातर कागज, कांच आदि के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर कागज़ जो होते हैं, कांच की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो उद्योग होते हैं बड़े बड़े, उसमें जो है धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। दूसरा हम इसका लिख सकते हैं कि जो धावन सोडा है इसका घरों की साफ सफाई के लिए भी उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग
घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। साफ सफाई के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हम अब लिखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है उसके प्रमुख उपयोग। पहला, बेकिंग सोडे का उपयोग अग्निशामक जो होते हैं, जो आग बुझाने वाले हमारे एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक में आग बुझाने के लिए, ये हम लिख सकते हैं अग्निशामक में सिर्फ, ठीक है। दूसरा हम लिख सकते हैं इसका उपयोग जो है खाने को मुलायम व स्पंजी बनाने के लिए। जैसे केक वगैरह हमारे होते हैं, उनको स्पंजी जो बनाया जाता है उसमें क्या डाला जाता है, हमारा बेकिंग सोडा डाला जाता है, क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है जब उसका हम हीट करते हैं, तो वहाँ से फिर उसके बबल्स बनते हैं छोटे छोटे, और उनके बीच में जो है गैप बन जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का हम दो दो उपयोग या ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था आपके अभ्यास के क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर हमारा जो सारा चैप्टर है उसके प्रश्न के साथ खत्म होता है। जो अगला चैप्टर होगा वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।